हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, यदि मान लीजिए आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाओं के बीच जो संबंध होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसे हम त्रिकोणमिति के रूप में पढ़ते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जहां पर एक कोण 90 अंश का होगा, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया हुआ है, अब इस ए बी सी में अगर कोण बी 90 अंश का है, कोण बी बराबर 90 अंश, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है, इसे हम कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों की स्पेशल नाम होते हैं। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण, और उसमें से जो बाकी 2 भुजाएं हैं वो लंब और आधार होती हैं। तो जब लंब और आधार के बारे में हम बात करेंगे, तब हम किसी भी भुजा को लंब और आधार नहीं कहते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कोण। यदि हम कोण सी कहें, तो कोण सी के लिए लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई कोण आधार पर ही खड़ा होता है। तो यहाँ पर कोण सी कहाँ खड़ा है, इस आधार BC में, इसलिए कोण C के लिए आधार की वैल्यू हो जाती है BC, और ये इसके लिए आधार बनेगा। अगर हम कोण C को थीटा कहेंगे तो, और उस कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कहेंगे लंब। तो लंब का मान हो जाएगा AB। तो अगर हम कोण C के बारे में बात करेंगे तो आधार की वैल्यू BC होगी और लंब जो होगा वो AB हो जाएगा। अब इसी त्रिभुज में यदि हम कोण A के बारे में कहें, तो कोण A के लिए, तो यहाँ देखिए, इसी को हम दोबारा बनाते हैं। ये A, B और C, ये 90 अंश का कोण है। अगर हम कोण A को थीटा माने या कोण A के लिए बात करें, तो अभी हमने क्या कहा कि कभी भी कोई कोण आधार पर ही खड़ा होता है। तो कोण A कौन सी भुजा पर खड़ा है, ये AB में खड़ा हुआ है। बाकी ये 90 के सामने वाला तो कर्ण हो जाएगा हमेशा। ओके, तो ये जो A है, कोण A के लिए ये वाली जो भुजा है ये बन जाएगी आधार। तो कोण A के लिए आधार का मान हो जाएगा AB, और इस कोण के सामने जो भुजा हमें दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे लंब। तो लंब का मान होता है BC। तो ये लंब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हम जब त्रिकोणमिति में कोण के लिए लेते हैं, तो कोण जहां पर होगा उस भुजा को हम आधार कहेंगे, और उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा, खड़ी भुजा दिखाई देगी, उसको लंब कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमने कोण C माना है, तो C कोण के लिए आधार का मान BC होगा और लंब का मान AB हो जाएगा। और इसी त्रिभुज में अगर हम कोण A कहें, तो कोण A के लिए यदि हमें त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए, तो AB जो है वो आधार बनेगा और BC जो है वो उसके लिए लंब का काम करेगा। फिर हमने त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हुए थे, त्रिकोणमिति में हमने देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात होते हैं उसे हम कुछ विशेष नामों से शो करते हैं। जो विशेष नाम है वो क्या है, तो हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद में हम पढ़े थे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 9th क्लास में पढ़े थे। तो साइन, कॉस, टेन ये आपको याद भी रखने हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। और यहाँ देखिए जो कॉसेक है, कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक का मतलब होता है 1 बटे साइन। साइन थीटा को यदि हम उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसका हम उल्टा कर देंगे। जो सेक थीटा है, ये सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो सेक कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, आधार बटे कर्ण। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट का मतलब होता है 1 बटे टेन थीटा। तो जो टेन थीटा का फॉर्मूला है वो लंब बटे आधार है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब।
तो वास्तव में होता क्या है, जैसे अगर हम सिर्फ साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है। अगर मान लीजिए हम इसमें थीटा की वैल्यू को 30 अंश रखते हैं, जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज में अगर हम यहाँ पर 30 अंश वैल्यू रखेंगे तो इस 30 अंश के लिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, यानी इसके लिए लंब का मान 1 होता है और कर्ण का मान 2 होता है। तो यदि मान लीजिए हम इसमें लंब बटे कर्ण कहते हैं तो इसका मान 1 होगा तो कर्ण हो जाएगा 2। यदि हम इसे को थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं और अगर लंब की वैल्यू को हम 2 रखेंगे तो इसमें कर्ण की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2/4 की वैल्यू भी 1/2 ही आने वाली है। अगर इसी त्रिभुज को हम और थोड़ा बड़ा बनाएं, मान लीजिए हम लंब की वैल्यू को 3 रखते हैं, देन कर्ण की वैल्यू हमको 6 मिल जाएगी, यानी लंब का जस्ट दुगुना हमको कर्ण मिलेगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर बार यदि हम कोण को 30 अंश रखें, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में इस कोण के लिए, किसी भी थीटा के लिए लंब और कर्ण या दो भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो हमेशा नियत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो एक ट्रिक भी इसका याद करते हैं कि किस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने के लिए देखिए क्या करते हैं, आप इस तरीके से खंड बना लीजिए, साइन थीटा, साइन के बाद में कॉस थीटा, कॉस के बाद में आप लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, और आपको याद रखना है लाल LL लाल बटे कक्का KKA। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है, LAL लाल बटे KKA कक्का। तो कैसे लिखेंगे, LAL लाल बटे KKA कक्का। ओके, तो L का मतलब लंब, A का मतलब K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। इस तरीके से आप पढ़ेंगे इसको हिंदी में, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण और A को आपको पढ़ना है आधार। तो आपका फॉर्मूला देखिए तैयार हो गया, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण मिला सकते हैं आप, कॉस थीटा नीचे आएंगे आधार बटे कर्ण, यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा यानी लंब बटे आधार। ओके, अब उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि साइन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, उसके नीचे कॉसेक लिख लीजिए, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। तो आपको ये याद रखना है, तो आपके पूरे 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कॉसेक थीटा क्योंकि नीचे है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको लेना है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कॉट थीटा का मतलब आधार बटे लंब। तो आपको साइन कॉस टेन, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक और टेन का ऑपोजिट कॉट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था कि जो विशेष त्रिकोणमितीय जो कोण होते हैं उन कोणों के लिए हमने मान निकालना सीखे हुए हैं। तो वो जो सारणी होती है वो सारणी किस तरीके से बनाई जाती है और उसके मान को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं वो देखते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी को याद रखने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 0, 30, 45, 60 और 90 इसकी वैल्यूज चाहिए। तो साइन की जो लाइन है आप इसको याद रख लेंगे, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। ठीक है, इसको आप कंठ से कर लीजिए। और यदि मान लीजिए इसको नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक तरीका है कि 0 का मतलब है हम यहाँ पर वर्गमूल 0/4 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है हम 1/4 लिखे हैं वर्गमूल के अंदर, ये वर्गमूल 2/4 का मान है, ये वर्गमूल 3/4 का मान है और ये वर्गमूल 4/4 का मान है। लेकिन यहाँ से अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पहली लाइन है इसे आप कंठ से कर लीजिए और बाकी की जो लाइन है वो हम यहाँ से निकालना सीखते हैं कि किस तरीके से उसे याद किया जा सकता है। तो पहला लाइन 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। फिर उसके बाद जब हम कॉस की लाइन में आते हैं तो कॉस के लिए क्या करना है, ये इधर खत्म हो रहा है, आप वहां से उल्टा इसको लिखना चालू करेंगे। तो सबसे आखिरी में क्या था 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद में है ये वर्गमूल 3/2,
फिर वापस आए तो 1/√2, उसके बाद में 1/2 और उसके बाद में लास्ट में 0 है तो ये उल्टा। तो साइन के बाद कॉस यदि लिखना है तो आपको इसको उल्टे क्रम में लिखते हुए चलना है। उसके बाद आता है टेन की बारी। तो टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो आप जो ऊपर की लाइन है उसको भाग दे देंगे नीचे की लाइन से। एक चीज याद रखना, कभी भी 0/1 का मतलब होता है 0 और 1/0 का मतलब हमेशा अनंत होता है, ऐसे ये परिभाषित नहीं है। ओके, तो अब इसको भाग देते हुए चले साइन बटे कॉस। तो यहाँ अगर हम बटे का निशान लगाएंगे तो ये 0/1 हो जाएगा। 0/1 यानी 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बटे का निशान लगाते हैं तो देखिए दोनों के नीचे 2 आया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। यहाँ बटे का निशान लगा देते हैं तो दोनों में √2 नीचे आया है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/1 मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ बटे का निशान लगाएंगे तो दोनों के नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3/1 यानी √3। और यहाँ बटे का निशान लगाएंगे तो 1/0। 1/0 का मतलब होता है अनंत, या इसको हम लिख सकते हैं परिभाषित ये नहीं है। तो जब आपकी 3 लाइन तैयार हो चुकी तो अब आप इसको उल्टा कर देंगे तो बाकी की 3 लाइन आप निकाल सकते हैं। क्यों? कॉसेक का मतलब आपको पता है कि कॉसेक मतलब होता है साइन थीटा 1 का उल्टा। ठीक है, तो साइन थीटा का आप उल्टा करने वाले हैं। ये 0 है मतलब कैसा है, 0/1 है। ओके, अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, वो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब हो जाएगा अनंत। इसको भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा होता है अनंत और अनंत का उल्टा होता है 0। ठीक है, और 1 का अगर हमको अभी उल्टे की जरूरत पड़ेगी तो 1 का उल्टा 1 होता है। इसको आप याद रखिए, कभी भी बटे के नीचे 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है। तो यहाँ 0 का उल्टा करेंगे अनंत, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1। बटे को नहीं लिखा जाता। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, बटे को नहीं लिखते हैं। 2/√3 और 1 का उल्टा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम कॉसेक की वैल्यू लिख पाए। फिर सेक की बारी आई। सेक का मतलब होता है 1/cos थीटा, यानी हमको कॉस वाली लाइन को उल्टा करना है। तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3। इसको वैसे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू आई है कॉसेक की, उसी को आप उल्टे क्रम में लिखते हुए चलिए। जैसे साइन का जब उल्टा किए थे कॉस लिख पाए थे, सेम वैसे ही कॉसेक का उल्टा करते हुए चलेंगे तो हमको सेक की वैल्यू मिल जाती है। तो 2 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2 हुआ और 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। तो सेक की वैल्यू हो गई। कॉट का मतलब होता है कि ये 10 का उल्टा है। 10 वाली लाइन को उल्टा करें, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 तो ये √3 बनेगा। 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 1/√3। अनंत का उल्टा 0। तो इस तरीके से त्रिकोणमितीय सारणी हमारी तैयार हो जाती है। एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये सारणी के मान याद होने चाहिए। जब हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसके बीच की कोई भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में रखने के लिए होता है, तो आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो बार बार आप इस सारणी को बना के देखेंगे जिससे कि आपको इसके मान अच्छे से याद हो जाएगा।